राधे राधे बच्चों। अब हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करते हैं। हमने पिछली बार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि जो m1r1 अप टू सो ऑन mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास था। ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मेट में पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आएगा। तो हर एक टर्म में, जैसे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vcm, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर वन बाई डी टी, जो कि वी वन होगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वी टू हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का आ गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो ये टोटल मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो पी सी एम क्या हो गया बेटा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है। ये हमारे पास में टोटल मास हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इस वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा v1 का डिफरेंशिएशन a1, v2 का डिफरेंशिएशन a2। फोर्स निकालना है तो फोर्स का मतलब टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम यूज ले सकते हैं। तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास में सेंटर ऑफ मास के पर लगने वाले फोर्स को लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में बताना है तो F इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ठीक है। तो जो सारे फॉर्मूले अपने एनएलएम वर्क पर एनर्जी में आए थे वो सारे के सारे प्रॉपर ऐसे के ऐसे यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब हमारे बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो वहां पर था वही यहाँ पर होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। तो जितने क्वेश्चंस वहां थे वो सब यहीं पर है। ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 किलो वाले की वेलोसिटी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड है, 3 किलो वाले की 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। तो VCM हमारे पास में क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। तो हमारे पास में ये m1 की जगह पर आ जाएगा 2, v1 की जगह पर आया 10 आई कैप, m2 की जगह पर आएगा 3, और v2 की जगह पर आया 15 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक सवाल ये देखते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। सभी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। हमने यहाँ पे पहले से ही इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस असाइन कर दिया। ओके। तो ये वाले पार्टिकल पर 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। तो 4 किलो वाले के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। इसी तरह से 6 किलो वाले पे टी इधर लग रहा है ना। तो 6 किलो वाले की मोशन के लिए केवल टी रेस्पॉन्सिबल है, तो टी इक्वल टू 6 है। दोनों को ऐड कर देंगे, ये खत्म। तो 40 इक्वल टू 10a। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसमें क्या है बेटा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर हमने m1 इसको माना तो ये नीचे आ रहा, तो इसका एक्सेलरेशन हम -4j कैप लेंगे। m2 इसको माना, ये इस तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हम 4i कैप लेंगे। तो इस हिसाब से हमने देखो m1 इसको माना है तो इसका एक्सेलरेशन -4j कैप, इसको m2 माना तो 6 किलो इंटू 4i कैप, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल। इसको कैलकुलेट करके आंसर लाया जा सकता है। अब एक सवाल, ये भी काफी ठीक है। तीन बॉडी हैं ए बी सी, जो 10 किलो, 5 किलो और 15 किलो की है। ए को
वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड से, बी को 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट हॉरिजॉन के ऊपर और सी को हॉरिजॉन्टल साउथवर्ड फेंका है। आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो ए वाला 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बी वाला जो 5 किलो का है वो 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट हॉरिजॉन के ऊपर फेंका गया है, और सी वाला हॉरिजॉन्टली साउथवर्ड फेंका है, ठीक है। तो अब ए वाले की तो वेलोसिटी पहले से वाई एक्सिस पर है, सी वाले की वेलोसिटी पहले से जेड एक्सिस पर है। हमें इस वाले की वेलोसिटी के कंपोनेंट करने होंगे। तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा जो 20 cos 53 आई कैप, फिर एक वाई एक्सिस पे जाएगा 20 sin 53 जे कैप, इस तरह से। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, हमारा सिंपलीफाइड आंसर ये रहा। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है ना। और इसी तरह से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है सारे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा देखो, सभी पार्टिकल अंडर ग्रेविटी में ही है ना। तो यहाँ पे सभी पार्टिकल अंडर ग्रेविटी में है तो सबके लिए ए कॉमन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा बता, m1 प्लस m2 प्लस m3, डिनोमिनेटर में भी वही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो तरह का होता है। राधे राधे बेटा।